नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों बिल्कुल आप सभी के लिए हम सभी प्रस्तुत हैं, आप सभी के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप सभी भी पूरी मेहनत करिए। देखिए जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2022 में जो होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो रहे हैं, यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट चल रहा है। मॉक टेस्ट नंबर 9वां मॉक टेस्ट होगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा। 25 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। समझ गए। टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा का पूरा क्लासेस का शेड्यूल बता दिया गया है। तो आप सभी देख लीजिए आपकी क्लास किस किस टाइम में कौन कौन से चैनल पे होती है। हमारे दो चैनल हैं, आप सभी को याद रखने हैं। एक जहाँ पे ये क्लास लग रही है इसे कहते हैं 2.0 का चैनल। ये है हमारा 2.0 हिंदी साहित्य 2.0। यहाँ पे ओनली आपको जेएनयू की तैयारी कराई जाएगी, इतना समझ लीजिए। बात करें अगर आप हिंदी साहित्य मेन चैनल पे अगर आप ज्वाइन होते हैं, अगर मेन चैनल पे अगर आप ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लस में जो हमारी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, चैप्टर वाइज क्लास चल रही है जो, वो भी आपको मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल पे हमने शेड्यूल दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए कितनी क्लासेस कितने समय में होंगी, कौन से चैनल पे होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, आप सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहना है बिल्कुल। आप सभी जैसे आएंगे लाइक वीडियो को कर दीजिए, करिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आपको सही विकल्प बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट जीआरएफ के क्वेश्चन निकाल के मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। बच्चों के कमेंट आते हैं कि भैया लेवल अभी कम है, लेवल को अप करिए। देखिए मेरे साथी, जिसका लेवल ठीक आ रहा है, जिसके 20 22 25 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तैयारी है। पर ऐसे स्टूडेंट भी हैं, कमेंट बॉक्स में देखना, जिनके 25 में से 10 12 क्वेश्चन लगते हैं। क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं लो लेवल के क्वेश्चन है। समझ गए। जब मैं हाई लेवल के, अगर आपको हाई लेवल, जितने भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं, 3 से 4 हज़ार मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर वाले, वहाँ जाके देखो स्थापना तक के क्वेश्चन कितने मैंने कराए हैं, उनको करो जाके। फिर बात करना कि भैया हार्ड क्वेश्चन कराइए। वहाँ बात करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। वहाँ आपके जो 50 क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को करो जाके, जिनका यहाँ पर अच्छा स्कोर आ रहा है, इसको करिए, प्लस में उसको भी करिए जाके। समझ गए बिल्कुल। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट, बहुत देर हो चुका है हमको बात करते हुए। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो आप सभी को याद रखना, मैथिली का जो विकास है, मैथिली का जो अपभ्रंश में, मैथिली का विकास जो है अपभ्रंश में माना जाता है कब से। मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट जीआरएफ का। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए अवहट, बी अपभ्रंश, सी मैथिली, या डी इनमें से कोई नहीं। याद रखना है कीर्तिलता जो है, आप सभी को पहला ही ऑप्शन दिख रहा है अवहट, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अपना हम तीसरा क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को क्लासेस की जो पीडीएफ है वो प्रत्येक 10 बजे के बाद मिलती रहेगी। 10 बजे के बाद मतलब 10 से 12 के बीच में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या मॉर्निंग में जैसे भी आप टेलीग्राम चैनल पे आएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी क्लासेस की। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ भाषा की राजभाषा घोषित किया गया है, बताइए। इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन 2 से 3 4 बार मैंने एंट्रेंस में देखा है, तभी मैंने इसको लिया है यहाँ पर आप सभी के टेस्ट सीरीज में। बिल्कुल बताइए। ए है हमारा 343, 334, 344, 343, 434। बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पर जो है देवनागरी लिपि जो है वो लिखित है हिंदी की संघ को राजभाषा मानने के लिए घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है 343। तो कहाँ है 343, ऑप्शन नंबर सी में हैगा। 343 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर चौथा आप सभी के सामने है। यहाँ आपको बताना है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बतानी है, इसमें आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल आता है। इस साल भी आया था, 2021 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो जाके देखिए, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं और शुरू में ही क्वेश्चन ऐसा आ जाते हैं। कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है बताना है। खड़ी बोली, बुंदेली, बागली, या इनमें से कोई नहीं। देखिए याद रखना है पश्चिमी हिंदी की नहीं है। आपको पहले तो पश्चिमी हिंदी की सारी याद कर लो। देखो इसमें से ना सबसे पहले खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी की है, समझ गए, पश्चिमी हिंदी की है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की है, समझ गए, बुंदेली भी है पश्चिमी हिंदी की।
बात करें कि बघेली जो है हमारी, बघेली बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो इसको याद रखना, ये जो है इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। दोस्तों आप सभी दोनों चैनल से जुड़ा रख करिए, क्योंकि दोनों चैनल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जब तक आपका जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, या कोई सा भी एग्जाम, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, एमए हिंदी से आप करना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहिए दोनों चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं रहते, आपको सभी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहोगे, सभी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित नहीं दोस्तों, हिंदी भाषा के मानकीकरण की सचेष्ट भाषा, सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया है? बताइए कौन सी ऐसी जो पत्रिका है जिसमें सचेष्ट प्रयास किया है, पत्रिका में कौन सा हिंदी भाषा का मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास? देखिए ऑप्शन नंबर ए आपके सामने, सरस्वती, आनंद कदम्बनी, सुदर्शन, हिंदी प्रदीप। तो जो मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किया गया है कौन सी पत्रिका में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सटीक उत्तर, सरस्वती। याद रखना मेरे साथियों, क्वेश्चन नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो, याद कर लो। जिस मेरे स्टूडेंट को अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उन सभी के लिए मेरा वेलकम है, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। पर जिनको नहीं आते ना, तो उनको यार मतलब डिस्टर्ब ना करिए। मैं आप सभी को बोलूँ कि आप कहिए कि हार्ड क्वेश्चन कराइए भैया, हार्ड क्वेश्चन कराइए, तो मैं धीरे धीरे लेवल लेके चलूँगा। सभी को मैं मतलब इसमें रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि अगर मैं हार्ड ही हार्ड शुरू शुरू में ही अगर मैं आपको स्थापना, तर्क, कथन, निष्कर्ष और इम्पोर्टेंट जो कविताएं हैं, कवि हैं, उनके ला के रख दूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे। समझ गए? अगर करने हैं आपको तो लास्ट ईयर के प्रश्न करिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप सभी वहाँ करेंगे, आप सभी को बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। हिंदी साहित्य मेन चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे, 95 वीडियोस पड़ी हैं लास्ट ईयर की। तो बताइए यहाँ पर है आपका, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की नहीं है, निम्नलिखित में से जो बोली है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या मालवी। देखिए पूर्वी हिंदी की नहीं है बोला। देखिए पूर्वी हिंदी की पहले हमको जानना है, पूर्वी की हिंदी की आखिर कौन कौन सी हैं। बघेली आपने ऊपर सुना था सबसे पहले, बघेली जो कि पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो आपको याद रखना ये पूर्वी हिंदी की है। सबसे पहले तो एक यही आपका पॉइंट जो खत्म हो गया, समझ गए? ये हो गया हमारा बघेली। और दूसरा आपको याद रखना है इसके अंदर अवधि, समझ गए? ये आपका पूर्वी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी ये भी पूर्वी हिंदी की है। अगर पश्चिमी हिंदी में से इन तीनों में से कोई भी रख देता तो आप वहाँ पर टिक लगा देते, पर यहाँ पर पूर्वी हिंदी में पूछा गया, तो पूर्वी हिंदी में जो नहीं है वो बताना है। तो मालवी है, मालवी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम आप बताएंगे और आशा करते हैं सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। ऑप्शन है आपका ए, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन नंबर सी पाली, हिंदी, अपभ्रंश, प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी, पाली। देखो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिला है और देखने को मिलता ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो हिंदी का चौथे नंबर पे याद रखना, हिंदी को और पाली को सबसे पहले पे याद रखना। समझ गए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक उत्तर। ये देखिए तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका स्कोर 22 से 30 तक रह रहा था 25 में से, तो उन सभी को ये क्वेश्चन करना है। बाकी जिनके क्वेश्चन अभी कम आ रहे हैं, कम स्कोर आ रहा है, अच्छा करिए, आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, औरों से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य मेन चैनल पे पढ़ी है प्लेलिस्ट में, वो जरूर देखो। सभी क्वेश्चन करने में पूरे सक्षम हो जाओगे और किसी भी दीवार के सामने एकदम खड़े हो जाओगे कि हाँ हम कर सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल। तो 8वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है और ये आपके जेएनयू के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जेएनयू के मॉक टेस्ट हैं तो जेएनयू के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो बताइए सही क्रम क्या होगा इसके अंदर? सरहपा, सोमप्रभा सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र, गोरखनाथ, सोमप्रभा सूरी, सरहपा, हेमचंद्र, सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभा सूरी, या सोमप्रभा सूरी, गोरखनाथ, या सरहपा, हेमचंद्र। तो बिल्कुल
8वां, मैं आप सभी से गुजारिश चाहता हूँ कि इसका सही विकल्प बताएं आप सभी। बिल्कुल, अगर आपने इनके क्रम को सही से याद करा है, उनके बारे में सही से याद करा है, कवियों का, उनकी डेट सही से याद रखिए कि किसमें, कौन से सन में वो उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, तो आप इसका सही लगा पाएंगे। तो बिल्कुल मैं आपको बता ही देता हूँ। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल, अगर आपके नहीं पता है, आपको डिमांड मतलब माइंड में नहीं था, नहीं याद है, तो कोई नहीं, याद कर लो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले आए सरहपा, सही, सही है ना। फिर आए सोमप्रभा सूरी, फिर गोरखनाथ आए, फिर हेमचंद्र आए। तो हेमचंद्र का क्रम सबसे आखिरी में याद रखना, सबसे पहले सरहपा का याद रखना। सरहपा सबसे पहले हैं, हेमचंद्र जी का सबसे लास्ट में। डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। केवल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, वैसे ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। बच्चों के कमेंट आते हैं, भैया आपने जो क्वेश्चन कराया मॉक टेस्ट में, यथा स्थिति वैसे ही क्वेश्चन हमको दिल्ली विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 में मिले हैं। तो ये कोई झूठ नहीं है। जाके जब आप लास्ट ईयर के प्रश्न करेंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जब आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो आपको खूब बच्चे मिलेंगे वहाँ पर। समझ गए? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। किस लेखिका ने पशु पक्षियों के केंद्रित रचना की है? किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो आपका ऑप्शन नंबर है ए ओमवती देवी, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, या ऑप्शन नंबर डी इन तीनों ने ही पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। बताइए। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिहाजे से। तो महादेवी वर्मा जी लगाइए ऑप्शन नंबर सी। जो भी बोलेगा ऑप्शन नंबर सी तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी ने जो कि महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर पशु पक्षियों पर केंद्रित करके रचनाएं की हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, और बहुत ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन ये आया है। यहाँ आपसे पूछा है सही क्रम, इंपॉर्टेंट है, आप सही इसका सही क्रम बताएंगे। समझ गए मेरे दोस्तों? तो बताओ इसका सही क्रम क्या होगा। देखो, सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए में पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। ऑप्शन नंबर बी में पल्लव आया पहले, फिर युगांत है, फिर युगवाणी है, फिर गुंजन है। फिर या सी में बोला गया है पहले गुंजन आएगी, फिर युगांत आएगा, फिर युगवाणी आएगी, फिर पल्लव आएगा। या पहले युगवाणी आएगी, या पहले युगांत आएगा, या गुंजन आएगा, या पल्लव आएगा। तो कृतियाँ दी हुई हैं, ये आपको याद रखनी। कृतियों का सही क्रम पूछा गया है, तो याद रखना। अगर नहीं पता है तो अभी बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पल्लव आया पहले, पहले पल्लव है कृति, फिर गुंजन कृति आई, फिर युगांत कृति आई, फिर युगमाड़ी कृति आई। याद हो गया ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। जो भी साथी चैनल पर आता है हमारे और वीडियोस करता है और वीडियोस देखता है और अपनी एमए हिंदी की तैयारी कर रहा है जेएनयू से, वो सभी के सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखा करिए। 11वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। हिंदी नाटकों में, हिंदी नाटकों के मंचन में, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यक्षगान का निर्देशन किसने किया? यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया हिंदी नाटकों में? तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए गिरीश कर्नाड, ऑप्शन नंबर बी सत्यदेव दुबे, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम अलकाजी, या ऑप्शन नंबर डी संजय। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा? आशा करते हैं आप सही विकल्प बताएंगे, और सही विकल्प बता भी रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। गिरीश कर्नाड, ऑप्शन नंबर ए। यूजीसी का क्वेश्चन है ये, नेट का, बिल्कुल। इसलिए मैंने इसको रखा क्योंकि जेएनयू में क्वेश्चन आ सकता है, और आया भी है ऐसे क्वेश्चन बहुत। और प्रस्तुत पंक्तियाँ आ चुकी हैं यहाँ पर, और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। छोटा सा हम करेंगे इसे, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, बिल्कुल बस इतना रहेगा। हाँ, इसे थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, आपको सही दिखेगा। अगर सही नहीं दिखता है तो आपको हम एक बार जूम करके और दिखा देंगे। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है आप सबसे पहले इसमें परिधान के बीच नील लगा लेना। नील से समझना, नील, समझ गए? नील, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन
बीच गुलाबी रंग। जो ये पंक्तियां हैं ये इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया है इसमें, समझ गए। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा और जूम करके दिखाऊंगा। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अध खुला अंक, खिला खिला हूँ खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रस्तुत जो प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं ये जो हैं इनमें अलंकार में पूछा गया, इसमें कौन सा अलंकार आएगा, कौन सा अलंकार है इसके अंदर। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक या दृष्टांत। तो बताइए इसमें आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होने वाला है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे, मैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 13वां, सेठ बांकेमल किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए पांडे बेचन संगमागुरु, या ऑप्शन नंबर बी यशपाल, या ऑप्शन नंबर सी अमृतलाल नागर, या ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा। देखिए सेठ बांकेमल जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, और अमृतलाल नागर इसका सही विकल्प होगा। बिल्कुल आप सभी कमेंट सही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होगा आपका 14वां, और यहाँ पे आपको बताना है जो कि इम्पोर्टेंट है, बिहारी सत्यसाई। बिहारी सत्यसाई जो ग्रंथ है उसके आलोचक का नाम बताना है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। थोड़ा सा आप जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं। बिल्कुल आप देखिए ऑप्शन हम एक बार देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाला भगवान दीन, ऑप्शन नंबर बी पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण बिहारी मिश्र। देखिए बिहारी सत्यसाई जो ग्रंथ है उसके आलोचक पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा पद्म सिंह शर्मा। समझ गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां, यहाँ से 15वां क्वेश्चन शुरू होगा। देव और बिहारी ग्रंथ के आलोचक का नाम बताइए। ग्रंथ आ जाते हैं आपके एग्जाम में, उसमें से मैंने लिया है क्वेश्चन ये, तो इसके आलोचक का नाम बताइए। ये भी एक समझ लो एक छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि याद होना चाहिए आपको। तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देव और बिहारी आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण बिहारी मिश्र। समझ गए, तो बिल्कुल कृष्ण बिहारी मिश्र इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां है, यहाँ से पूछा गया कि राक्षस का मंदिर। राक्षस का मंदिर जो है ये नाटक है, सबसे पहले याद रखना है नाटक है, इसके नाटककार का नाम बताइए। सिंपल पूछा गया है कि इसके नाटककार का नाम बताइए, राक्षस का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी पंडित उदय शंकर भट्टिया, ऑप्शन नंबर डी श्री चतुर्सेन शास्त्री। तो राक्षस का मंदिर जो नाटक है, याद रखना है किस विधा की रचना है। क्वेश्चन आएगा राक्षस का मंदिर किस विधा की रचना है, आपको याद रखना है कि एक नाटक है। और पूछा जाता है किसका है, तो याद रखना लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल, ना कि वर्मा। वर्मा मत लगाना, ये कट जाएगा, ये वाला ठीक होगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही विकल्प। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य नाटक के नाटककार का सही नाम बताइए। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, बस इसमें जो है आपका जो नाटक है दूसरा नाटक इसमें दे दिया गया है। तो विक्रमादित्य आपको बताना है किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए पंडित उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन नंबर सी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन नंबर डी इन सभी में से कोई नहीं। तो याद रखना विक्रमादित्य जो नाटक है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है, पंडित उदय शंकर भट्ट। समझ गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रस्तुत पंक्तियां दी हुई हैं, यहाँ पे आपको बताना है प्रस्तुत पंक्तियां ये किस कवि की हैं। समझ गए, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। समझ गए, रिपीटेड मतलब इनको एग्जाम में रखा ही जाता है, कहीं पे जगह बनाई जाती है इन क्वेश्चनों की, क्योंकि कवियाँ और पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके हर किसी एग्जाम के लिहाजे से। तो यहाँ आपसे पूछा है कि प्रस्तुत पंक्ति के कवि का नाम बताइए। अजगर करे न पक्षी, अगजर अगजर करे ना चक्री, पंछी करे ना काम। तो बताइए इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा गया है। अजगर करे ना चक्री, पंछी करे ना काम। ऑप्शन देखते हैं हम हमारे।
ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन नंबर बी मलुकदास, ऑप्शन नंबर सी रहीम, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका सही विकल्प मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। बिल्कुल आप सभी अगर इसका सही विकल्प बता रहे हैं तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी बता रहे हैं मलुक दास, तो मैं देखना चाहता हूँ बिल्कुल आप सभी के कमेंट ठीक हैं बिल्कुल मलुक दास ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी आपको 19वें क्वेश्चन में प्रस्तुत पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको इसका सही विकल्प बताना है। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि का सही नाम बताइए। नया बीच नदी डूबती जाए, नैया बीच नदी डूबती जाए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका बताइए सही विकल्प क्या होगा। तो आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए कबीर जी, ऑप्शन नंबर डी रहीम जी, ऑप्शन नंबर सी कब खुसरो जी, ऑप्शन नंबर डी मलूक दास जी। तो नया बीच नदी डूबती जाए ये कबीर जी की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। ऑप्शन नंबर 20वां है विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है। आधुनिकतावाद, संरचनावाद, नई समीक्षा, उत्तर आधुनिकतावाद। तो याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है विखंडन की अवधारणा कहाँ से संबंध है, समझ गए किस वाद का संबंध है इसमें। विखंडन की जो अवधारणा है इसका संबंध किस वाद से है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझ गए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ पे भी हमारा संरचनावाद दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संरचनावाद। ऑप्शन नंबर 21वां आ गया आपका, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी यश पाल, ऑप्शन नंबर सी उदय शंकर भट्टी, ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल नागर। तो तेरी मेरी उसकी बात ये जो है हमारा यशपाल जी का है, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी बता रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा है। देखिए यहाँ पूछा है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार जो नई हिंदी है, हिंदी नई चाल में कब ढली। ऑप्शन है आप सभी के सामने ये रहे 1837, 1783, 1873, 1387। बताइए यहाँ आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है भारतेंदु के अनुसार नई, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा। जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, 1873 पे लगाना है। ये मैंने जानबूझकर एक ही वर्ड को घुमा फिरा के दिया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं थोड़ा सा मिसमैच हो जाते हैं। 1873 याद होता है कि हाँ, पर इसको मैंने इसीलिए रखा 1873, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23वां है और इसके बाद 2 क्वेश्चन और होंगे। 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं मॉक टेस्ट नंबर 9 में। छायावाद का पतन, छायावाद का पता दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कट रहा है, समझ गए, ये पता नहीं है पतन है, आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, आपने पढ़ा भी होगा। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है, तो बताना है ऑप्शन नंबर ए शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण, या ऑप्शन नंबर डी देवराज। देखो छायावाद का पतन जो कि इंपॉर्टेंट है ये देवराज जी का है, ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तार सप्तक के जो कवि दिए गए उनमें से कौन इसका जो है कवि नहीं है, तो बताइए। आशा करता हूँ मैं आप सभी से कि आप सभी सही इसका विकल्प बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी भारत भूषण अग्रवाल। तो देखो जो तार सप्तक के कवि देखते हैं पहले हम, तो सबसे पहले कि इसमें तार तार सप्तक के कौन से कवि हैं। देख लो सबसे नीचे से शुरू करते हैं। भारत भूषण अग्रवाल ये हमारे तार सप्तक के कवि हैं, मुक्ति बोध ये भी तार सप्तक के, और रामविलास शर्मा भी। तो इसमें एक मेरे को दिख रहा है बस केवल ये शमशेर बहादुर सिंह जो कि तार सप्तक के कवि नहीं है, तो नहीं पूछा गया था तो हमने बता दिया शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 25वां और लास्ट क्वेश्चन है 25 में से आपका क्या स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। चित्राधारा के जो रचनाकार हैं वो कौन है, किसकी रचना है, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, राम नरेश त्रिपाठी की,
ऑप्शन नंबर बी मुकुटधर पांडे जी की, या ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो भाई चित्रधारा जो है किसकी रचना है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और 25 में से आपका क्या स्कोर है वो बताएंगे। और आप सभी को बता दिया जाए, अब जो है इसके बाद आपकी 7 बजे क्लास होगी, आपकी 7 बजे क्लास होगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक जो आपका चल रहा है, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, वो सभी के सभी 7 बजे लाइव हो जाएंगे। इसके बाद समझ गए, 7 बजे लाइव हो जाना। 7 बजे जब लाइव हो जाएंगे तो आपको इस चैनल पे ही आपकी जो है 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस क्वेश्चन के, वो कराए जाएंगे, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम के होते हैं, वो कराए जाएंगे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। समझ गए। फिर उसके बाद आपको जो है 9 बजे रात में, 9 बजे रात में अब डायरेक्ट, तो ये 9 बजे मॉर्निंग में क्लास होगी, शाम के 7 बजे आ जाना सभी के सभी इसी चैनल पर, हिंदी साइड 2.0 पे ही, जो चैनल इस समय वीडियो चल रही है। फिर जो आपकी 9 बजे क्लास होगी, जो कि होगी चैप्टर वाइज वाली, चैप्टर वाइज वाली क्लास होगी हिंदी साहित्य मेन चैनल पर, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इस चैनल की जब आप अंदर जाएंगे तो आपको मेन चैनल का लोगो मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपकी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। भक्ति काल की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज और होगी, और हो सकता है कि आज ही में आपका भक्तिकाल पूरा कंप्लीट हो जाए, या एक वीडियो और हो जाए, तो 4 क्लासेस में आपका भक्तिकाल भी कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, ऐसे करके जब तक हमारा एग्जाम आएगा 2 से 3 महीने के अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करा देंगे, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट कवर करा देंगे। अच्छी तैयारी करनी है और थोड़ा सा प्लस मेहनत करनी है, और अच्छी सी मेहनत करनी है। उसके लिए 3 से 4 हज़ार जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे सभी मिलता है। प्लेलिस्ट एक बार खोल के देखा करो, पूरा बेहतरीन तरीके से कंटेंट मिला हुआ है, बेहतरीन तरीके से मैंने एकदम उसे सजेस्टेड कर रखा है, मतलब अच्छे से लगा रखा है। समझ गए, उसे मैंने सब कुछ मतलब व्यवस्थित तरीके से लगाया हुआ है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ लगी पड़ी है। एलिजिबिलिटी जाननी है, किसी भी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी भी लगा दी है, सिलेबस भी लगा दिया है, मॉक टेस्ट भी लगा दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा दिए हैं, जामिया क्या ड्यू का है, जेएनयू का है, इग्नू का, बहुत इंपॉर्टेंट सभी मैंने उसमें लगा दिए। जो भी एमए हिंदी का इंपॉर्टेंट सिलेबस है या कुछ भी इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड, सभी मैंने चैनल पे लगा रखा है। इस चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ का मैंने सब इस पे लगा दिया और यहाँ का मैंने वहाँ लगा दिया, तो दोनों पे आप जाएंगे, दोनों की प्लेलिस्ट में आपको सभी कंटेंट मिल जाएगा। समझ गए। तो आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आज का दिन आप सभी का अच्छा रहेगा और अच्छे से आप तैयारी करेंगे। बिल्कुल सुबह उठा करिए, मॉर्निंग में उठा करिए, एक टारगेट बनाया करिए, उस टारगेट को अचीव करा करिए पूरा दिन। अगर उस टारगेट को अचीव करेंगे आप, तो बिल्कुल आप सभी का जो जीवन है एक व्यवस्थित तरीके से चलने लगेगा और एक अच्छी सी यार लाइफ आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।